नमस्कार दोस्तों, किमंतु लाइव में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज जिस मूवी का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वो मूवी बेहद ख़ास है, क्योंकि ये मूवी नहीं है, अपने आप में एक भविष्यवाणी है। मूवी का नाम है कंटेजन। ये मूवी का नाम आपने हाल फिलहाल बहुत सुना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस का जो संकट का हम लोग आज सामना कर रहे हैं, उस संकट की भविष्यवाणी ये मूवी ने 2011 साल में ही कर दी थी। आज जो सिचुएशन से हम लोग जूझ रहे हैं, जो हालात हमें हमारे आजू बाजू में दिख रहे हैं, उससे मिलते जुलते हालात, या ये भी कह सकते हैं कि जैसे के वैसे हालात कंटेजन मूवी के कुछ सीन्स में दिखते हैं। इसलिए बहुत से लोग आजकल इस मूवी की चर्चा कर रहे हैं और ये मूवी देखने की बात कर रहे हैं। ये मूवी 2011 में आई थी और अमेज़ॉन प्राइम पे आप इसको देख सकते हैं। ये मूवी की स्टोरी मैं आपको नहीं बताऊंगा आज, क्योंकि स्टोरी बता दूंगा तो आपका मूवी देखने का मज़ा निकल जाएगा। हम इस मूवी के स्टोरी लाइन की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि ये मूवी क्यों ख़ास है। ये मूवी की स्टोरी चालू होती है हांगकांग से, जहाँ पे एक महिला कुछ बिज़नेस के काम से गई होती है और हांगकांग से वापस आते वक्त उसको किसी वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। उस वक्त उसको पता नहीं चलता। वो वापस आती है, घर आने से पहले शिकागो में अपने एक्स हस्बैंड से मिलने के लिए जाती है। वहाँ से आके अपने दूसरे हस्बैंड के पास रहने के लिए आती है। जैसे ही वो आती है, उसको तकलीफ़ होना शुरू हो जाता है। उसकी सांस फूलने लगती है, उसमें निमोनिया के लक्षण दिखने लगते हैं और जब तक उसको अस्पताल में भर्ती कर दे उसके पहले ही वो दम तोड़ देती है। जैसे ही वो अस्पताल में दम तोड़ देती है, उसका हस्बैंड घर में वापस आता है तो उसका लड़का भी घर में आते वक्त, जैसे वो घर में आता है, उसको पता चलता है कि उसका लड़का भी मर गया है। ये इतना फास्ट हो जाता है कि किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इसके बाद धीरे धीरे शहर में मौतें होने लगती है। धीरे धीरे सारे दुनिया में मौतें होने लगती है और इन मौतों का पैटर्न एक जैसा ही दिखने लगता है। डॉक्टर्स को और फिजिशियंस को समझ में आने लगता है कि ये कोई नया वायरस है या ये कोई नई चीज़ है जो एक ही तरह से लोगों के मौत का कारण बन रही है। जैसे ये चीज़ डॉक्टर्स और फिजिशियंस को पता चलती है, वो उनके हायर अथॉरिटी को बता दी जाती है। जैसे हायर अथॉरिटी के पास ये चीज़ पहुँचती है तो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट अपने काम में लग जाते हैं। उसमें से एक रिसर्चर रहती है, उसको जो पहली औरत अमेरिका में आने के बाद इस वायरस की वजह से जिसकी मौत हुई थी, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए भेज दिया जाता है। वो उसके शहर में आती है। इधर आने के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी एक जो औरत रहती है वो साइंटिस्ट रहती है और रिसर्च सेंटर में काम कर रही होती है। उसको इस वायरस के ऊपर रिसर्च करने में लगा दिया जाता है कि नया वायरस कौन सा है और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और एक रिसर्चर औरत को, जो डॉक्टर होती है, उसको हांगकांग भेजा जाता है, जहाँ से पहली वाली औरत आई थी और वायरस सब जगह फैला था, ये पता लगाने के लिए कि वहाँ पे हांगकांग में वो किससे मिली थी और वो कौन सा पहला शख्स था जो वायरस से संक्रमित हुआ था और जिसने इसको संक्रमित कर दिया। ये सारी चीज़ें होती है तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और अलग अलग थेरीज सामने आने लगती है। कुछ लोग गवर्नमेंट की आर्मी कहती है जो होती है कि ये कोई बायोलॉजिकल वेपन लगता है, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम लगता है, या फिर किसी दूसरे हमारे शत्रु मुल्क ने हमारे ऊपर इसको छोड़ा हुआ रहता है। कोई बोलता है कि ये वायरस लैब में बना हुआ होगा, कोई बोलता है कि ये वायरस पता नहीं कहाँ से आया है। हर जगह पे अफरा तफरी का माहौल होता है। लोगों की मौतें दिन ब दिन बढ़ने लगती है और लोगों में एक तरह का पैनिकनेस आने लगता है। गवर्नमेंट भी एक तरह से हिल जाती है अंदर से कि ये चीज़ को कैसे हैंडल करे, क्योंकि लोगों को अगर बता दे कि ये वायरस का संक्रमण हुआ है और इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है तो पूरे दुनिया में या पूरे देश में लोग पैनिक हो जाएंगे और लोग पैनिक हो जाएंगे तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ये बात छिपा के रखने का फैसला कर लेती है कि लोगों को बताया नहीं जाएगा, लेकिन वैक्सीन बनाने का काम तेज कर दिया जाएगा और इस वायरस के सोर्स को ढूंढा जाएगा। लेकिन इसके बीच में एक ब्लॉगर रहता है, यूट्यूबर, जैसे हम लोग यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं वैसे, उसके 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स रहते। वो अपने ब्लॉग में एक दवा दिखाता है और कहता है कि ये दवा मैं हर रोज़ लेता हूँ और ये दवा लेने से मेरे को वायरस का कोई संक्रमण नहीं होता, मैं वायरस से बच जाता हूँ, ये दवा मुझे वायरस से बचा देती है।
उसकी वजह से लोगों को पता चल जाता है वो ब्लॉगर की वजह से, तो कोई तो जानलेवा वायरस आया है और उसका वैक्सीन सरकार के पास या किसी मेडिकल डिपार्टमेंट के पास नहीं है, बस यही एक दवाई जो उनको वायरस से बचा सकती है। तो लोग पैनिक हो जाते हैं और जहाँ भी मेडिकल स्टोर रहता है मेडिकल स्टोर के ऊपर हमले करना चालू कर देते हैं दवाई के लिए, और भीड़ एक बार रास्ते पे आने लगती है दवाइयों के लिए, खाने के लिए, सब खाना जमा करने के लिए, क्योंकि अभी लोगों को पता चल गया है कि वायरस लग गया, अब घर से बाहर नहीं निकल सकते, ये वायरस छूने से फैलता है, ये वायरस हवा से फैलता है, लोगों को पता चल जाता है। तो लोग घर में अपना मॉल में जाके सब जगह जाके सामान भरने लगते हैं, मेडिकल में जाके लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं वो दवाई के लिए। तो गवर्नमेंट भी उस ब्लॉगर के पीछे पड़ जाती है कि इसको कैसे पता चला और ये कौन सी दवा है। तो गवर्नमेंट जब उस वायरस को वो ब्लॉगर को अरेस्ट कर लेती है तो पता चलता है कि उसने वो काम पैसे के लिए किया है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसको पैसा दिया था वो दवा प्रमोट करने के लिए कि ये दवा से वायरस से आपको निजात मिल जाएगी। ये बात समझने के बाद वो ब्लॉगर को अरेस्ट कर लिया जाता है और वैक्सीन खोजने का काम चालू कर दिया जाता है। इसके बीच में लोगों को लॉकडाउन में रहना पड़ता है, लोग घरों के अंदर रहते हैं। घरों के अंदर रहने के बाद जैसे अभी हम कोरोना टाइम में हम लोग घर में रहने के बाद एक अकेलापन, पैनिकनेस महसूस कर रहे, वैसे लोग करने लगते हैं। और लोग घर में रह के भी पैनिक हो जाते हैं, लोग बाहर भी पैनिक हो जाते हैं। मौतें दिन ब दिन बढ़ती जाती है, इतनी मौतें होने लगती है कि कब्रगाहों में जगह कम पड़ने लगती है शवों को दफनाने के लिए, तो जेसीबी वगैरह बुलाना पड़ता है और सिचुएशन हाथ से बाहर निकलती हुई जाती दिखती है। ऐसे में बहुत सारी कंपनियां और गवर्नमेंट वैक्सीन बनाने की कोशिश करती रहती है, तो वैक्सीन मिल जाती है 28वें दिन पे। जब से वायरस डिटेक्ट हुआ था उसके 28वें दिन में एक वैक्सीन मिल जाती है। वैक्सीन मिल जाने के बाद उस वैक्सीन का बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करना चालू कर दिया जाता है, पर वायरस इतना फैल गया होता है कि कितना भी प्रोडक्शन किया तो भी कम पड़ जाता है। तो किसको वैक्सीन दे दे, तो वैक्सीन देने के लिए गवर्नमेंट लॉटरी निकालती है और लॉटरी सिस्टम से लोगों को वैक्सीन देना चालू कर देती है। उसमें भी लोग वैक्सीन का ब्लैकमेल करना चालू कर देते हैं। उसमें भी लोग वैक्सीन के लिए किसी न किसी को किडनैप करना चालू कर देते हैं। उसमें भी लोग चीटिंग करना चालू देते हैं, मतलब लोग मर रहे, फिर उसमें भी लोग, इंसान जो है वो अपनी फितरत से बाज नहीं आता, अपने स्वार्थ से बाज नहीं आता। जिसको जो जहाँ पे मिल सकता है, बटोर सकता है, वो बटोरने की कोशिश करते हैं। कोई लोग लूटपाट करने लगते हैं, कोई लोग छीनने लगते हैं, कोई लोग वैक्सीन का ब्लैकमेल करने लगते हैं, कोई लोग और किधर से पैसा कमा सकते हो ब्लॉगर के जैसा वैसा कमाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इंसानियत भी दिखाते हैं और ये सारी चीज़ें होते कंट्रोल में आ जाती है। और कंट्रोल में आ जाने के बाद आखिर में वो वायरस आया कहाँ से ये पता चल जाता है। जो महिला को वर्ल्ड हेल्थ WHO ने भेजा था हांगकांग में, वो हिस्ट्री निकालती है कि जो पहली वाली महिला संक्रमित हुई थी वो किस किस से मिली थी। तो उससे पता चल जाता है कि ये वायरस एक बैट से फैला था, और ये जो बैट मतलब चंगादर, ये चंगादर से फैला था। ये चंगादर में ये वायरस पहले से था, ये कोई नया वायरस नहीं था। वो चंगादर एक बार किसी केले के एक पेड़ पे आके बैठ जाता है और वो केला खा लेता है। वो केला खाने के बाद वायरस केले में आता है, वो चंगादर उधर से उड़ जाता है और एक सुअर के बाड़े के ऊपर आकर बैठ जाता है और उसके मुंह से वो केले का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वो एक सुअर खा जाता है। उस सुअर को उसी दिन एक रेस्टोरेंट में काटने के लिए लेके जाते हैं। जो कुक होता है वो सुअर के मुंह में अपना हाथ डालता है और उसी कुक को बाहर बुलाते हैं, खाना अच्छा होगा या कुछ होगा बात करने के लिए। और जो महिला पहले से हांगकांग में आई थी वो उसके साथ हाथ मिलाती है। वो जैसे उससे हाथ मिलाती है वो संक्रमित हो जाती है। उसके बाद वो जो प्लेन में बैठती है वो प्लेन में लोग संक्रमित हो जाते हैं और ऐसे वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है और तबाह हो पूरी दुनिया में एक ऐसे होता है कि क़यामत आ गई, एक क़यामत का आलम बन जाता है। तो ये है स्टोरी कंटेजन मूवी की। अब ये स्टोरी सुन के आप लोग बोलोगे अरे यार ये तो अपने कोरोना वायरस की स्टोरी है। यही तो ये मूवी की खासियत है कि ये मूवी बनी थी 2011 साल में, पर जब आप 2020 साल में ये मूवी वापस लोग देखते हैं, मतलब बीच के टाइम में लोग इस मूवी को भूल गए थे। 2011 में ये मूवी आई थी तब किसी को इतना समझ में नहीं आई थी, लोग भूल गए थे। पर 2020 में जब मूवी में जो सिचुएशन थे वो सिचुएशन वापस आज के ज़माने में पैदा हो गए, तो लोग फिर से वापस उस मूवी को ढूंढ के देखने लगे। तो ये स्टोरी हो गई। अभी अगर आप मूवी मेकिंग के हिसाब से अगर मूवी का रेटिंग देखेंगे तो ये रेटिंग 6 से 7 के बीच में आप रोटन टोमेटो पे देख ले या IMDb पे देख ले, बहुत और भी जो रेटिंग साइट से वहाँ पे जाके देख लेंगे। तो मूवी मेकिंग के हिसाब से ये एक औसत से बेहतर मूवी है। मतलब
अबव एवरेज मूवी है, ये कोई बहुत अच्छी मूवी नहीं है। इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो याद रखा जाए, मतलब ना इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स है, ना कोई एक्शन सीक्वेंसेस है, ना कोई एडल्ट कंटेंट है या कोई मेलोड्रामा है और चीज़ें जो स्टोरी बहुत बढ़िया है, किसी एक्टर ने बहुत बढ़िया एक्टिंग किया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से इस मूवी को याद रखा जाए। मूवी में ऐसा कोई सीन भी नहीं है कि जो मूवी ख़त्म होने के बाद याद रहे और बार बार उसको देखने को मन करे। एक साथ उसके बाद एक मूवी का और एक ड्रॉबैक है, मतलब एक मूवी के प्लॉट का ड्रॉबैक है, स्क्रिप्ट का ड्रॉबैक है कि ऐसे के बहुत सारे कैरेक्टर्स है इस मूवी में। मतलब मूवी क्या होती है कि अपने मूवी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, उनके इर्द गिर्द मूवी घूमती है तो कैरेक्टर हमें याद रह जाते हैं। इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर है, वो बहुत कुछ करते रहते हैं, अलग अलग कंट्री में करते रहते हैं, हर किसी की अपनी खुद की स्टोरी लाइन चलती रहती है, साथ साथ ये वायरस की भी स्टोरी लाइन चलती रहती है। तो समझना मुश्किल हो जाता है बहुत बार। अगर आप फर्स्ट टाइम इंग्लिश मूवी देख रहे हैं कोई और इंग्लिश में देख रहे हैं तो ये मूवी आपको समझने में बहुत मुश्किल होगी कि कौन क्या कर रहा है, यही पता नहीं चलता। और एक चीज़ की जो कैरेक्टर्स के नाम है वो भी बहुत मुश्किल है, वो लेने के लिए भी मुश्किल है, ध्यान में रखने के लिए भी मुश्किल है। नाम आसान रहते तो पता चल जाता है, एक तो कैरेक्टर बहुत सारे उसमें से उनके नाम समझ में नहीं आते तो और मूवी देखने में तकलीफ़ होती है। और दूसरी एक चीज़ है कि शायद इस मूवी में वायरस का बैकड्रॉप है, इसके लिए ये मूवी येलोइश लाइट में बनाई है, जो थोड़ी डार्क येलोइश लाइट है। मतलब आप जब बीमार होते हो और आपको दुनिया थोड़ी पीली पीली दिखने लगती है, शायद उसका कोई इससे रेफरेंस हो, तो येलोइश लाइट में ये मूवी बनाई, डार्क येलोइश इसमें। तो एक तरह की उदासीनता छाई रहती है, एक तरह का थोड़ा बहुत सस्पेंस या डर और उदासीनता, गम, ये सारी चीज़ें, गुस्सा, वो येलोइशनेस से आती है। और मूवी का स्पीड भी बहुत कम है, मतलब एक के बाद एक सीन्स आते हैं, सीक्वेंसेस आते हैं, थ्रिल आता है, पता नहीं चलता आगे क्या होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है इस मूवी में। मूवी अपने धीमी गति से चलते रहती है तो कोई लोगों को ये मूवी बहुत बोरिंग भी लगती है। और बात यह हो गई जो मैंने की कि अभी हम कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं तो हमें कोरोना वायरस के बारे में या महामारी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है क्योंकि हम उसको भुगत रहे। पर 2011 में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। 2009 में एक फ्लू की महामारी फैली थी, उसके ऊपर ये मूवी बनाई है या उसके इंस्पिरेशन लेके ये मूवी बनाई है। पर 2011 में किसी को ये मूवी के बारे में या वायरस के बारे में या 2009 का जो फ्लू का आउटब्रेक था उसके बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो 2011 में लोगों को ये पता ही नहीं था कि वायरस क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है। मतलब जो साइंटिस्ट थे या जो उस फील्ड के लोग हैं उनको पता था, पर आम लोग जो आम जिंदगी जी रहे उसमें उनका इसके बारे में नॉलेज ना के बराबर था। तो 2011 में बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को कुछ बढ़िया रेटिंग नहीं दी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आई, कुछ लोगों को बोरिंग लगी और ऐसा किसी को कुछ खास नहीं लगा और लोग मूवी को भूल गए। तो अभी आप बोलोगे कि ये इतनी भूलने लायक मूवी है, लोग आसानी से भूल गए, तो फिर अभी हम इस मूवी को याद क्यों कर रहे हैं, अभी हम इस मूवी का रिव्यू क्यों कर रहे हैं? इसकी बहुत सारी वजह है, उसमें से 3 मेन वजह मैं आपको बताऊंगा। कि पहली वजह तो ये है कि ये जो मूवी बनी है ये मूवी वायरस के ऊपर बनी है। और इस मूवी का सबसे पहला जो मुझे जो चीज़ अच्छी लगी ये है कि ये मूवी अपने सब्जेक्ट को नहीं छोड़ती। मतलब अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं या फिर हिंदी में भी कुछ मूवीज़ थोड़ी बहुत आई है पर उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है, पर इंग्लिश में बहुत सारी मूवीज़ आई है एपिडेमिक्स के ऊपर या वायरस के आउटब्रेक्स के ऊपर, उसमें वायरस के रीजन की वजह से वो मूवी का प्लॉट बनता है, मूवी की स्टोरी बनती है। मूवी का बनाने का मकसद ही वायरस है कि कहीं ना कहीं वायरस का आउटब्रेक हो गया और उसकी वजह से कुछ स्टोरी चालू हो गई। पर वो मूवी में क्या होता है, ये वायरस बस किसी बहाने के लिए होता है या मूवी में उसकी स्टोरी में ज़रूरत किसी बहाने के लिए होती है कि चलो ये वायरस का आउटब्रेक हो गया, बाद में मूवी कहीं और चली जाती है, मूवी की स्टोरी कहीं और चली जाती है। मतलब किसी मूवी में ज़ोंबीज़ आ जाते हैं, किसी मूवीज़ में कुछ मेलोड्रामा आ जाता है, किसी मूवीज़ में कुछ फैमिली ड्रामा आ जाता है, किसी मूवीज़ में वायरस के बहाने एक्शन सीन्स आ जाते हैं जो बहुत बढ़िया होते हैं। और इस समय वायरस का ख़तरा या वायरस का रीज़न कहीं ना कहीं दब जाता है, वायरस दब जाता है, किसी को याद में भी नहीं रहता, वो मूवी फेमस हो जाती है दूसरी किसी वजह की वजह से। तो इसमें जो कंटेजन मूवी है इसमें ऐसा कहीं नहीं होता। इसमें मूवी जो है वो वायरस के ऊपर बेस है, तो वायरस आपको पहले सीन में आता है, वो आखिरी सीन तक रहता है और हर सीन में इस वायरस का खौफ बना रहता है। कोई भी सीन ऐसा नहीं है मूवी में जिसमें वायरस नहीं है, वायरस है हर मूवी में, हर सीन में वायरस है। और ये मूवी वायरस के साथ न्याय करती है, मतलब वायरस के जितने भी साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं वो सारे एस्पेक्ट्स ये मूवी दिखाती है।
दूसरी चीज़ है, ये सारी चीज़ें दिखाते वक्त ये मूवी कहीं पे भी जगह होती है उसमें मूवी में, मतलब मूवी में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे कोई एक्शन सीक्वेंस दिखाया जा सकता था बढ़िया वाला, कोई मेलोड्रामा दिखाया जा सकता था, कोई एग्रेशन दिखाया जा सकता था, पर ये सारी चीज़ें ये मूवी में नहीं होती। ये सारी चीज़ें डायरेक्टर नहीं दिखाता। हर कोई कैरेक्टर शांति से बात करता है, कोई चिल्लाता नहीं है, मूवी अपने पेस में चलती रहती है और वायरस को कैसे निपटा जाए ये दिखाने की कोशिश करती है। ये दो वजह हो गई मूवी देखने की जो बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप सब्जेक्ट के साथ न्याय करना चाहते हैं, जो आपके मूवी का विषय है उसके साथ न्याय करना चाहते हैं, तो आपको उसके साथ बने रहना चाहिए। बाकी की जो मूवी है जिसका भी हम रिव्यू करने वाले हैं बाद में, वो मूवीज़ वायरस के ऊपर है लेकिन फेमस हो गई दूसरे किसी वजह से, क्योंकि किसी का ग्राफिक्स बहुत अच्छा है, किसी का ज़ोंबी के वो साइड उन्होंने जो फाइट दिखाई वो बहुत अच्छी है, वो भी अलग तरह से मुझे पसंद है, मतलब अलग वजह के लिए वो मूवीज़ मुझे पसंद है। पर आज लोग कंटेजन की तारीफ़ कर रहे हैं या कंटेजन देखने के लिए बोल रहे हैं, उसके दो रीज़न है। तीसरा एक रीज़न जो है ये मूवी देखने के लिए कि हमको इसको मूवी को देखना पड़ रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि मूवी का जब आप देखने लगोगे तो आपको लगेगा कि आप उस मूवी का हिस्सा हो, ये आपके साथ घट रहा है। मूवी में जो चीज़ें दिखाई जा रही है वो आपके साथ घट रही है। मतलब कुछ सीन तो ऐसे हैं जो अभी कोरोना वायरस के क्राइसिस में हम जो हमारे आजू बाजू में जो घटनाएं घट रही है उसके जैसे ही आपने अगर कहीं पेपर में फोटोग्राफ देखे होंगे तो मूवी का सीन और पेपर का फोटोग्राफ आपको लगेगा जैसे का वैसा है। मतलब आपने अगर इटली और स्पेन में लोगों की मौतें देखी होगी और न्यूज़पेपर में उनके फ़ोटो देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जेसीबी से वो लाशों को दफना रहे, क्योंकि लाशें दफनाने के लिए कब्रगाहों में जगह नहीं बची थी। तो वो सीन उसमें है। आप अगर यहाँ पे देखोगे कि बहुत बड़ा एक आपने स्टेडियम ले लिया और स्टेडियम में लोगों को आइसोलेट करने के लिए अस्पताल बना रहे, वो सीन उसमें है। आप लोग अभी सोचते हैं कि चाइना से कोरोना वायरस स्प्रेड हो गया, तो अभी मूवी में दिखाया कि हांगकांग से वायरस स्प्रेड हो गया, तो हांगकांग भी चाइना का ही भाग है, तो चाइना का ही एक हिस्सा है हांगकांग भी, तो वो भी उससे मिलता जुलता है। दूसरी चीज़, ये वायरस निमोनिया का वायरस दिखाया है, उसमें जो वायरस के लक्षण दिखाए वो भी उसमें दिखते हैं सब। जो भी चीज़ें हम अभी आइसोलेशन में रहने की वजह से या फेस कर रहे वो चीज़ें भी उधर पे होते हुए दिखती है सारी चीज़ें। रास्तों पे गुंडागर्दी दिखती है, लोग पैनिक होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं वो चीज़ें उस मूवी में हैं। अभी ये बात जो है कि मूवी और आज की चीज़ें जो मिलती जुलती है ये महज एक संयोग है या फिर सच में किसी को पता था कि ये वायरस आने वाला है 2020 में, इसका पता लगाना मुश्किल है। अभी इसमें मैं नहीं जाऊँगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं कोरोना वायरस के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं कि ये महामारी कैसे फैली, उसका महामारी का हिस्ट्री क्या है और अभी इंसानियत का फ्यूचर क्या है ये महामारी के बाद, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा अगर आप चाहोगे तो। पर ये मूवी में हम लोग जो मैंने बोला कि सारी चीज़ें सेम टू सेम है, तो ये 3 रीज़न है, ये 3 रीज़न के लिए ये मूवी देखनी बनती है, क्योंकि ये मूवी हमें एहसास दिलाती है कि कोई आँखों को न दिखने वाला वायरस हमें किस लेवल पे तबाह कर सकता है। ये मूवी हमें एहसास दिलाती है कि हम लोग कितने बेपरवाह हो गए। मतलब मूवी में वो ब्लॉगर का एक सीन है कि वो ब्लॉगर क्या करता है कि लोगों को बताता है कि ये आप दवाई ले लो, ये दवाई लेने से आपको कुछ नहीं होगा। वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से पैसे लेता है और बोलता है कि मैं खुद भी ये दवाई लेता हूँ। तो आप थोड़ा याद कीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बात कही थी कि देखो मैं हाइड्रोक्लोरोक्विन लेता हूँ, मुझे कुछ होता है कि नहीं होता है, वायरस कुछ नहीं होता। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने भी ये बात की थी कि चलो मैं ये दवाई लेता हूँ, ये वायरस कुछ नहीं होता। आज अमेरिका का क्या हाल है आप देख रहे हैं, आज ब्राज़ील का क्या हाल है आप देख रहे हैं। मतलब ये चीज़ें जो हमने देखी है होते हुए कि हम लोग कितने बेपरवाह है, ये उसमें दिखता है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग कितने इरिटेट हो गए या हम लोग कितनी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। हम लॉकडाउन से इरिटेट हो गए, हम दूसरी चीज़ों से इरिटेट हो गए, और हम लोगों को कहीं ना कहीं पता था। मतलब ऐसी चीज़ नहीं थी कि हम लोगों को पता नहीं था कि ऐसी कोई महामारी आएगी नहीं, क्योंकि अगर आप पीछे जाओगे, आप पास्ट में जाओगे, आप भूतकाल में पीछे जाके देखोगे तो बहुत सारी महामारियाँ आती रहती है। और ये 1994 से बहुत सारी महामारियाँ आती रही है। इबोला आ गया, सर्स आ गया, मार्स आ गया, तो ये उसका अगला स्टेप कोरोना वायरस आने ही वाला था। जब वो महामारियाँ आई तो हमने उनसे सीख नहीं ली, हमने हमारा जो मेडिकल सिस्टम है उसको बेहतर नहीं बनाया, हमने हॉस्पिटल स्टाफ बेहतर नहीं बनाया, हमने अपने हॉस्पिटल्स को इक्विप नहीं किया सही तरीके से,
हमने उस बीमारियों से, उन पिछली आने वाली महामारियों से जो पिछले 10-15 साल में आई थी, हमने कुछ नहीं सीखा। इसके लिए आज हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जूझ रहे। अगर हमने तैयारी की होती, कुछ जो कंट्रीज़ है जैसे ताइवान है, साउथ कोरिया है, ये लोगों ने पिछली वाली जो महामारी आई थी उससे सीख ले ली, उन्होंने अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर बनाया। अगर ऐसी महामारी कभी भविष्य में आती है तो उसको लड़ने के लिए उन्होंने एक रोड मैप बनाया, उन्होंने सीख ली उससे। उसकी वजह से उन देशों में आज कैजुअलिटी कम है, या उन देशों में आज हालात अंडर कंट्रोल है। पर कुछ देशों ने, जिन देशों का अभी मैंने लिया, अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम लिया, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का नाम लिया, अपने देश में भी हालत कुछ अलग नहीं है कि वायरस का आउटब्रेक हो गया और हम उसको संभाल नहीं पा रहे क्योंकि हमने सीख नहीं ली पिछली महामारियों से। तो ये भी अभी कोरोना का वायरस है, ये आखिरी वायरस नहीं है, इसके बाद भी वायरस आएंगे और इससे खतरनाक वायरस आगे आएंगे क्योंकि हमने नेचर का बैलेंस हिला दिया है। अभी उसमें भी मैं डीप में नहीं जाना चाहता, आप अगर चाहते हो तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे कि कैसे नेचर का बैलेंस हिलने के बाद वायरस आते रहते, उनके आउटब्रेक होते रहते। अभी आप ये मूवी देखिए, मैंने आपको मूवी का स्टोरी लाइन बताया, आपको लगा होगा कि मूवी की स्टोरी बताई। स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि अगर आप पहली बार मूवी देख रहे और पहली बार उसमें भी कोई इंग्लिश मूवी देख रहे तो अगर ये स्टोरी लाइन भी नहीं बताऊंगा मैं आपको तो मूवी में क्या चल रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। आखिर तो सिर्फ लोग मरते हुए दिखाई देंगे और कुछ मज़ा नहीं आएगा मूवी देखने के लिए, उसका इम्पोर्टेंस आपको समझ में नहीं आएगा, सब्जेक्ट का जो गांभीर्य है वो आपके समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने ये स्टोरी लाइन बताई है। पर आप मूवी देखिए और मूवी देखने के बाद इसको भूलिए नहीं, उससे कुछ ना कुछ सीखिए, क्योंकि 2011 साल में भी हम लोगों ने ये मूवी देखी थी और मूवी देखने के बाद हम भूल गए, उसके बाद हम लोग सो गए, हमें लगा कि कुछ नहीं होने वाला, 2009 में जो वायरस आया उसके ऊपर काबू पा लिया, अभी आगे कुछ नहीं होने वाला, हमारा हेल्थ सिस्टम मजबूत है, हमारा गवर्नमेंट मजबूत है, हम लोग इतने इम्यून हैं कि बस कुछ नहीं हो सकता मेरे को। आज भी लोग घूमते बाहर, कुछ नहीं, उनको लगता है कुछ नहीं होगा उनको। तो ये सारी चीज़ें हमने 2011 साल में ये मूवी देखने के बाद अगर हम जग जाते या कुछ आगे का सोचते फ्यूचर का, तो आज हमें इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज आप 2020 में ये मूवी देखिए, उसमें से कुछ सीखिए, सोसाइटी के बारे में कुछ सोचिए, अपने बारे में कुछ सोचिए, अपना हेल्थ सिस्टम डेवलप करने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में कुछ सोचिए, भूलिएगा नहीं, कुछ सोचिए फ्यूचर के बारे में। अगर आपकी बार भी ये मूवी देख के हम लोग सो गए तो शायद अगले वायरस में उठ नहीं पाएंगे। बस यही इस मूवी का आज के दिन में संदेश है। आपको ये मेरा रिव्यू कैसे लगा आप मुझे कमेंट में नीचे लिख के भेजिए। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए नए मूवीज़ के रिव्यूज़ देखने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि एपिडेमिक्स के ऊपर जितने मूवीज़ बने हैं उसमें टॉप 5 मूवीज़ का रिव्यू करूँ। कंटेजन उसमें सबसे पहले था। अगले 4 मूवीज़ का रिव्यू मैं जल्दी करूँगा और अपलोड कर दूँगा। उसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बटन दबाइए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, नया रिव्यू आ जाएगा। तो और भी कुछ आप मुझसे चाहते हैं किसी भी रिव्यू के बारे में बात करने के लिए तो ज़रूर लिखिए। आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।